नमस्कार, डी लाइव न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ टॉक में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री पंकज शर्मा जी से। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर डी लाइव न्यूज़ पर। लगातार कांग्रेस के गलियारों में यूँ तो सुर्खियाँ कम हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी हलचलें पैदा करती हैं। इन दिनों देश में एक मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। जी हाँ, राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आपत्ति उठाई है, सबसे पहले उसे लेकर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री पंकज शर्मा जी से, उनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले पंकज जी, ये जो सवाल इन दिनों देश में खड़ा हुआ है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है, आपका क्या इस पूरे मामले पर कहना है? और सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक वाला लीडर माना जाता है, जब वो एक सवाल खड़ा करते हैं तो लाजमी है कि उस पर प्रतिक्रिया होना ज़रूरी है। राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, ज़्यादा हास्यास्पद तो कोई और बात हो नहीं सकती। जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी की आदत है और वो कब किस के बारे में क्या कह चुके हैं, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल। हर चीज़ को स्कैंडलाइज करना, उसको सेंसेशनलाइज करना, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी की बहुत पुरानी आदत है। राहुल जी के मामले में जो कुछ भी उन्होंने मुद्दा उठाया है, उसके बारे में ब्रिटेन की सरकार और वहाँ की एजेंसियाँ सफाई दे चुकी हैं और बता चुकी हैं कि असलियत क्या है। इसलिए इस तरह की बातों में, और अभी चूँकि बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ है, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं को राहुल जी के लिए कुछ न कुछ कहना ज़रूरी था, तो ये उसका एक हिस्सा है। मैं इसको किसी भी किस्म की एक कोई गंभीर बात नहीं मानता। इस तरह की हंसी मजाक की चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल। पंकज जी, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस इन दिनों विपक्ष में है और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस एक तरह से राजनीतिक तौर पर हाशिए पर है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को कोई सियासी ऑक्सीजन आपको मिलती दिखाई दे रही है? क्योंकि जो देश में विपक्ष का धर्म की भूमिका है, विपक्ष की जो भूमिका निभाई जाना चाहिए कांग्रेस की तरफ से, उसमें कहीं कमतर पार्टी जो है आंकी जा रही है। आपका क्या व्यक्तिगत तौर पर मानना है? नहीं, विपक्ष में कमतर तौर पर कांग्रेस को कभी आंका नहीं जा सकता। जी। देखिए, बिहार के जो चुनाव नतीजे आए हैं वो हर लिहाज से लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। बिहार के चुनाव नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि जब भी कभी आप लोगों को फुसलाकर एक जाल फेंककर सत्ता में आते हैं तो कितनी जल्दी उस सत्ता से उतरने का रास्ता भी आपका तय हो जाता है। बिल्कुल। पूरे देश में कांग्रेस आज भी ठीक है कि संघर्ष के दौर से गुजर रही है, हर राजनीतिक दल के जीवन में ऐसे मौके आते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज भी कांग्रेस ही एकमात्र अखिल भारतीय विपक्षी पार्टी है। बाकी सभी विपक्षी दलों का अपना अपना महत्व है और वो अपने अपने राज्य में अपनी अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन आज भी अखिल भारतीय मौजूदगी अगर किसी विपक्षी दल की है तो वो कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं। इसलिए आने वाले दिनों में निश्चित ही कांग्रेस काफ़ी अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। और मैं तो शुरू से एक बात कह रहा हूँ, 2 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता हासिल भले ही साम दाम दंड भेद से कर ली हो, लेकिन 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये बात मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ। चलिए, ये तो हुई 2019 की बात। थोड़ा उसके पहले चलें तो वेस्ट बंगाल में भी अब जो है चुनाव मुहाने पर हैं। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस कोई कमाल कर दिखाएगी? क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण हैं वो बड़े ही बनते बिगड़ते हैं और चुनाव के मुहाने पर जब पार्टियां आती हैं तो बड़े बड़े दावे होते हैं। तो कांग्रेस की कितनी तैयारियां हैं? क्योंकि आप राष्ट्रीय पद पर हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में लगातार हैं, बड़े नेताओं के संपर्क में है, तो कांग्रेस ने कोई अंदरूनी रणनीति तैयार की है? देखिए, रणनीति तो कांग्रेस की है और उस पर काम भी होता रहता है। जी। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के चुनाव हों या कहीं के भी चुनाव, बिल्कुल, सेक्युलर शक्तियाँ अपनी बहुत ही मजबूत भूमिका निभाने वाली है। जी। और कांग्रेस उन सेकुलर शक्तियों में से एक बहुत प्रमुख शक्ति है। अब कहीं किसी इलाके में ये लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, बिल्कुल, कहीं किसी इलाके में हो सकता है ये लड़ाई किसी और राजनीतिक मंच के नेतृत्व में लड़ी जाए, राजनीतिक दल के नेतृत्व में लड़ी जाए।
लेकिन कांग्रेस उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ये वक्त इस देश में जिस तरह का पोलराइजेशन चल रहा है, समाज को बांटने की जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, उसमें इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ऐसी ताकतों को जो इन कामों में लगी है किसी न किसी तरह नाकारा बनाया जाए, नाकामयाब बनाया जाए, और उसमें कांग्रेस की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। बिल्कुल। पंकज जी, एक सवाल और मेरे जहन में है। आप उन इंटेलेक्चुअल लीडर्स की श्रेणी में आते हैं जिन्हें कांग्रेस में जो है विचारधारा की नीति निर्धारण के तौर पर भी देखा जाता है। आपने बड़ा अपना एक जो है समय पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बिताया है। चूँकि ये सवाल आपसे इसलिए पूछना भी लाजमी है कि इन दिनों बयानों की सियासत बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती हैं, चाहे हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें या अन्य किसी राजनीतिक दल की। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना, ऐसे शब्दों को प्रचलन में लाया जाना जिन्हें शायद मुझे नहीं लगता कि चौथे स्तंभ में स्थान भी मिलना चाहिए। ऐसी ही गलतियां कांग्रेस के नेता भी कई बार करते हैं। आपको नहीं लगता राजनीति में ये नैतिकता के गिरते आचरण की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति हो रही है? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बयानों की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। जी जी। भाषा का अपना एक संयम होना चाहिए और भाषा का अपना एक संस्कार होना चाहिए। जी जी जी। पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी को उसके नेताओं के ऊल जुलूल बयानों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस में भी मुझे ये मानने में कोई हिचक नहीं है कि कई बार कई नेता इस तरह की बातें कह देते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमको और कुछ नहीं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की हालत से सबक लेकर कांग्रेस के हमारे सभी साथियों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी जी। कि बहुत सी बातें अगर हम इस तरह न कहें तो उससे हमारा खुद का भी फायदा है, व्यक्तिगत रूप से भी और संगठन के रूप से भी, और उसमें पूरे लोकतंत्र की एक राजनीतिक मर्यादा भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है ऐसे नेताओं को कोई नसीहत देने की ज़रूरत है? क्योंकि राजनीति में पाठशाला नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर फहरिस्त की बात करें तो कांग्रेस के पास दिग्विजय सिंह जी से लेकर के तमाम बड़े नेता हैं। भाजपा की बात करें तो वहाँ भी प्रकाश जावड़ेकर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं की फहरिस्त है। क्या मानते हैं व्यक्तिगत? अब ये जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको किसी तरह की नसीहत की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए, और हर राजनीतिक संगठन समय समय पर जब ज़रूरी लगता है तो नसीहत देता भी है। लेकिन अब इस नसीहत को लोग माने ये तो उन पर निर्भर करता है। ये स्वविवेक की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब भी कभी हम कुछ कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे क्या असर पड़ेगा, उससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इसको हम समझते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार जानबूझकर कहा जाता हो ऐसा नहीं है, मुंह से बात निकल जाती है, जी। उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। पर कुल मिलाकर के ये बात सही है आपकी कि सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी स्तर पर राजनीति में हो, वरिष्ठ स्तर पर हो, कनिष्ठ पर हो, सभी लोगों को इस बात का तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज इस वक्त एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। और हम भारतीय जनता पार्टी के बयानबाजों से होड़ करने के चक्कर में अगर अपने को भी उसी स्तर पर गिराने लगे या उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो इससे अंततः कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे कांग्रेस का भी नुकसान होगा और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का, लोकतंत्र का तो जो नुकसान होना है वो होगा ही। बिल्कुल। इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। बहुत गहरी और बहुत गंभीर बात आपने कही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। महंगाई का असर कितना कांग्रेस या कांग्रेस के नेताओं पर भी पड़ रहा है? इन दिनों देश में दाल को लेकर हल्ला है। 200 से ज़्यादा रुपए महंगी कीमत में जो है दाल बिक रही है। पेट्रोल पर एडिशनल टैक्स ला दिए गए हैं। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसको आप क्या मानते हैं? सिस्टम की ज़रूरत है या जो अच्छे दिनों का वादा पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रूप में उतारे गए थे, अब प्रधानमंत्री देश के, क्या केवल एक चुनावी जुमला भर था या महंगाई वाकई में अच्छे दिन लेकर आई है? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर, बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर तो ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई। जी जी। और उसको ये अपनी विफलता मंजूर कर भी लेनी चाहिए। इतना ढीठ भी राजनीति में नहीं होना चाहिए कि हम सामने जो चीज़ दिख रही है उसको न माने। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं होती तो महंगाई की हालत क्या होती, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज स्थिति ये हो गई है कि पेट्रोल का जो उत्पादन लागत है उससे ज़्यादा उस पर टैक्सेस है। केंद्र सरकार के टैक्सेस हैं, जी, हर तरह के टैक्सेस हैं, और वो टैक्सेस जो हैं उनसे आने वाला पैसा किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महंगाई के मुद्दे पर तो सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, क्योंकि ये सरकार जिन लोगों के बूते आई है उनकी जमाखोरी को रोक नहीं पाई, उनकी मुनाफाखोरी को रोक नहीं पाई, और किसी भी किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं है। खाली इस बात पर जोर है कि अफसर सुबह 9 बजे दफ्तर आएँ और शाम को समय पर वापस जाएं। बिल्कुल।
वो काम कितना करें और उनकी कार्य क्षमता क्या हो, कार्य दक्षता क्या हो, इस पर नहीं है। एक रेजिमेंटेशन और एक अजीब किस्म के अनुशासन को लागू करने के चक्कर में पूरी जो अफसरशाही है और पूरा जो उसका कामकाज है वो पूरी तरह चौपट हो चुका है। आज स्थिति ये है कि लोग सिर्फ मंत्रियों समेत, मैं निजी तौर पर जानता हूँ कि बड़े अफसर और मंत्री सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि उनको ऑफिस में रहना है, क्योंकि पीएमओ से कब फोन आके आएगा और पूछा जाएगा कि फलां जी ऑफिस में है या नहीं है। तो सिर्फ ये एक अजीब किस्म का जो रेजिमेंटेशन लाना चाहते हैं अनुशासन के नाम पर, उसके ये सब नतीजे हैं जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था इसीलिए चौपट है और उसी का नतीजा है कि महंगाई यहाँ पहुँच रही है। पंकज जी, एक सवाल और मेरे जहन में था कि इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि जैसा कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी आदेश करती थी वैसा प्रधानमंत्री जो है अपनी कार्यप्रणाली या कार्यशैली तय करते थे। आज यह हालत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान देश में कम रहना पसंद करते हैं, विदेशों में ज़्यादा दौरे कर रहे हैं, दुनिया की सैर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, विदेश नीति पर बहुत सोच रहे हैं। इन दोनों बातों में आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के बारे में ये धारणा सरासर गलत है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया जी ने कभी भी सरकार के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, संगठन की अगर कुछ नीतियां हैं, उन नीतियों के बारे में समय समय पर सरकार को जानकारी दी जाती रहती है और उन नीतियों के आधार पर सरकार की अपनी नीतियां और कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए, ये हर संगठन का कर्तव्य है कि उसको बार बार बताता है। बिल्कुल, वो काम कांग्रेस ने और कांग्रेस के अध्यक्ष ने जरूर किया, लेकिन इस तरह की दखलंदाजी कभी नहीं की। यहाँ स्थिति पूरी तरह अलग है। जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के लोग तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से डिक्टेट करता है और निर्देश देता है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को तलब करके और उनको बताता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शिक्षा मंत्री को और दूसरे मंत्रियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में जा करके और बताना पड़ता है कि आने वाले दिनों में वो किन नीतियों पर किस तरह काम करते हैं। मोहन भागवत उनको बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, संस्कृति के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए। तो यहाँ एक बिल्कुल अलग संगठन जो कहता है कि मैं राजनीतिक संगठन नहीं हूँ, जो ये भी कहता है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो एक सांस्कृतिक संगठन है, तो एक बिल्कुल असंवैधानिक शक्ति सरकार के पूरे कामकाज में हस्तक्षेप करती है और सरकार की पूरी नीतियों को तय कर रही है। आज जो सबसे बड़ा खतरा है, इससे पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, जो किसी भी देश में प्रशासन का, शासन का एक स्ट्रक्चर होता है, धीरे धीरे वो एक ऐसी शक्ल लेता जा रहा है कि आने वाले, अगर ईश्वर न करे 2-3 साल ये सब चलता रहा, तो आने वाले दिनों में किसी भी और सरकार को इसको दुरुस्त करने में 25 साल लग जाएंगे। जो एक ढांचा खड़ा हुआ है 60-70 साल में, उसको जिस तरह चौपट किया जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चिंता की बात है। तो इसकी तुलना, मतलब आज की चीज़ों की तुलना में कांग्रेस के शासन को तो आप समझिए कि राम राज्य था, और आज क्या है, रावण राज्य। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि रावण के राज में भी कई नियमों का, कई आचार संहिताओं का पालन हुआ। जी। तो रावण ने भी बहुत सी चीज़ों को, मैं समझता हूँ कि आज किसका राज है, फिर आज किसका राज माना जाए। तो मैंने ये तो रावण का भी शायद अपमान करने जैसी बात हो जाए अगर हम ये भी कहना चाहें। जी। रावण के राज में भी बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। जी। अब आज कैसा राज है, ये तो मतलब इसके लिए तो कोई शब्दकोश में नया गढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए पंकज जी, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और मेरे जहन में है। यूँ तो आप राजधानी दिल्ली में जो लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से भी आपका गहरा नाता है, हिंदुस्तान के दिल में भी आपकी दस्तक सुनाई देती है, दिखाई पड़ती है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस में आपको कहाँ लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी नए चेहरे लाने की ज़रूरत है, नए नेताओं की पौध तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि सही मायनों में कांग्रेस बैक टू पवेलियन की परिभाषा को जो है अभिव्यक्त कर सके? देखिए, कांग्रेस में हर स्तर पर मजबूती लाने के लिए बहुत से कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं। मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ। बिल्कुल। उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में 2018 में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, उसके लिए हम लोगों को अभी बहुत मेहनत और बहुत मशक्कत करनी है। और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस को ऐसे मजबूत चेहरों का चयन करना होगा, बिल्कुल, जिनको सामने रखकर हम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम ये ना भूलें 15 साल हो जाएंगे, 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति, बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति और बहुत मजबूत संगठन शक्ति वाले चेहरों की आवश्यकता है, इसमें कोई दो नहीं। तब्दीली होना जरूरी है, फेरबदल होगा, ये तय करना आला कमान का काम है। जी जी। लेकिन मुझे जो अनुभव होता है, मुझे लग रहा है कि आज हम जिस तरह काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं काफ़ी ठीक है, बिल्कुल काफ़ी उसमें काम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन उसको एक और मजबूत स्तर पर ले जाया जाना ज़रूरी है आगे की चुनावी लड़ाई के लिए। आज हम संगठन की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब हम चुनाव के मैदान में जाने वाले होंगे तो चूंकि उस वक्त की आवश्यकताएं अलग होती हैं, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। उस वक्त जो मतदाता है वो एक अलग तरह से चीज़ों को देखता है, वो बहुत सी चीज़ें जानना चाहता है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति की तासीर की बात करें तो यहाँ पर चेहरों की पॉलिटिक्स होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह चौहान जैसा पॉलिटिकल फेस है, तो वहीं कांग्रेस हमेशा जो है अच्छा चेहरा सामने नहीं उतार पाई है। आपको नहीं लगता एक लीडरशिप फेस वैल्यू भी कहीं ना कहीं मायने रखती है? लीडरशिप में लीडरशिप की फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है, कोई दो मत नहीं है। आपका संगठन कितना ही मजबूत हो, जी जी जी, आपके कार्यकर्ता कितने ही उत्साह से भरे हों, जी जी, मतदाता आपको कितने ही मतलब जोरदार तरीके से आपका समर्थन करना चाहता हो, वही मैंने कहा कि चुनाव के मौके पर चेहरा लाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। आखिर आपकी नीतियों के अलावा जी जी कौन व्यक्ति है जो आने वाले समय में यदि आपकी पार्टी जीतती है जी, तो जी। उसका मुखिया होगा। बिल्कुल, मतलब चेहरा लाना जरूरी है और कांग्रेस लाएगी चेहरा लाना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है लाएगी या नहीं लाएगी ये तो आला कमान तय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये नीति अपनानी चाहिए कि हर प्रदेश के चुनाव में हम मतदाता को, जनता को ये बताएं कि हमारे पास आगे के नेतृत्व के लिए यदि सरकार बनती है तो कौन बिल्कुल चेहरा। पंकज जी, ऐसी भी खबरें हैं बार बार आ रही कि प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश जी की जल्द छुट्टी होने वाली है और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। इस बात से कितना आप वाकिफ़ हैं? इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो इस बात के बारे में वाकिफ़ नहीं हूँ, न ये मेरे डोमेन में है कि कौन आने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश से आप आते हैं तो चूँकि यहाँ की राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। मध्य प्रदेश की या बाकी प्रदेशों की भी जो स्थिति है और उन सब प्रदेशों के जो भी प्रभारी महासचिव हैं उनका कामकाज पिछले दिनों में कैसा रहा है उसके बारे में पूरी रिपोर्ट आला कमान के पास है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ न कुछ पुनर्रचना और फेरबदल का काम होने वाला है। बिल्कुल। तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस उपाध्यक्ष जिस तरह से चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे ज़रूर करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में देखिए, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भूमिका अदा करने की कोशिश की जी जी, जो अब तक रहे हैं। 1.5 साल पहले हम बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे लोकसभा का, उसके बाद से फेरबदल हो नहीं पाया राष्ट्रीय संगठन में, पर जबकि तुरंत हो जाना चाहिए था। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उस हार के बाद समीक्षा करके और कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। जी जी, जी। लेकिन शायद आला कमान ने ये सोचा कि क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि किसी एक कारण से या एक व्यक्ति की वजह से कहीं जीत या हार होती है। जी जी, जी। तो सब लोगों को काम करने का मौका दिया, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि किसी का मनोबल न गिरे। तो इसमें एक सकारात्मक दृष्टि थी। आज हम अपने वरिष्ठ नेताओं को खाली इसलिए कि हम लोकसभा का चुनाव हार गए उनको हटा दें या फिर बदल कर दें, तो उससे उनका मनोबल तो ठीक है और भी बहुत से लोगों का मनोबल गिर रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं पंकज जी जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार नुकसानदायक साबित होते आए हैं। बहुत सारे बड़े नेताओं की फहरिस्त है, ऐसे बड़े बड़े नेताओं में शामिल है। ये बड़ा सब्जेक्टिव रिएक्शन है कि हो सकता है कि मैं सोचता हूं कि फला नेता कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं, वो नुकसानदायक साबित नहीं हुए, मैं नुकसानदायक साबित हुआ। तो अब इसका आकलन कौन करेगा? इसका आकलन वो लोग नहीं कर सकते जिनकी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं। ये आकलन तो कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी और बाकी जो बड़े नेता हैं उन्हीं के स्तर पर होना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब एक हार के बाद भी 1.5 साल सब लोगों को काम करने का पूरा अवसर दिया है। अब उसके बाद एक पूरी आकलन रिपोर्ट सामने होगी चुनावी हार के पहले के काम की भी और चुनावी हार के बाद इन 1.5 वर्षों की।
तो उसके आधार पर एक पूरी तरह एक जिसको कहते हैं सम्यक दृष्टि रखकर और कोई ना कोई फैसला ऐसा ज़रूर पार्टी के हित में होगा कि संगठन आगे और तेज़ी से काम करे। चलिए, आपकी राजनीतिक सूझबूझ है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हैं, रतलाम संसदीय सीट के लिए, देवास विधानसभा सीट के लिए, क्या उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को हैं? आपने क्या व्यक्तिगत तौर पर जमीनी धरातल पर पाया है? कांग्रेस क्या कर पाएगी कमाल? देखिए, देवास मैं गया था और झाबुआ रतलाम भी जाऊंगा, पर वहाँ की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। देवास में तो जो मैंने देखा है उस हिसाब से देवास में कांग्रेस जीत रही है, 100% जीत रही है। जी जी। और देवास में पहली बार कांग्रेस के अलग अलग गुट जी जी पूरी तरह मिलकर काम कर रहे हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा उम्मीदवार उतारा भी गया है, जिसके बारे में लोगों की राय बहुत सकारात्मक है और उनको पूरा एक सकारात्मक समर्थन लोगों का अपने आप भी मिल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दुर्भाग्य है कि वहाँ के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण उपचुनाव हो रहा है और उन्हीं की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है। तो एक जो स्वाभाविक सहानुभूति ऐसे मौके पर होती है वो तो ज़रूर साथ है, लेकिन वहाँ बहुत से दूसरे प्रश्न भी उठ रहे हैं। बिल्कुल। जैसे तुकोजी राव पवार के पुत्र पर जो आपराधिक प्रकरण है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी प्रचार सामग्री में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें छापकर उनका प्रोजेक्शन करना, ये सब चीज़ें लोगों के गले उतर नहीं रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैसे भी एक बहुत गुस्से का माहौल है व्यापारी वर्ग में, किसानों में, नौजवानों में, पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ इस वक्त बहुत कमज़ोर है। जी जी। और वहाँ लोगों के मन में ये बात है कि महल मुक्त देवास, इस बार देवास को महल मुक्त करना है। और ऐसा उन लोगों को महसूस होता है कि जैसे लोकतंत्र होते हुए भी वो किसी एक परिवार या खानदान की दासता में बंधे हुए थे, उससे मुक्त होना चाहते। तो देवास में तो पूरी तरह कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा है। झाबुआ रतलाम में, झाबुआ के इलाके में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। जी जी। बहुत मजबूत है। कहा जा रहा है कि रतलाम के कुछ शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा कांग्रेस को और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाकर रतलाम वाले उन क्षेत्रों में जहां ऐसा लगता था कि कांग्रेस को शायद थोड़ी की कमज़ोरी है, वहां नए सिरे से नई रणनीति अपनाकर काम शुरू किया है और पिछले 3-4 दिनों में उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि मतदान का दिन आते आते रतलाम का जो मसला है वो काफ़ी हद तक संतुलित हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि झाबुआ की सीट भी कांग्रेस जीतेगी। पंकज जी, एक आखिरी सवाल जो कि मेरे जहन में है, आपके बारे में लगातार कहा जाता है पंकज शर्मा, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में बार बार ये नाम उछलता है, कभी संगठन के नेतृत्व के तौर पर, कभी इंदौर लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर, या अलग अलग तरह से कभी प्रभारी के तौर पर। वाकई में मूल रूप से राजधानी दिल्ली में आप राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में भी रहते हैं, थिंक टैंक वाले लीडरशिप में भी आपकी उपस्थिति रहती है। आखिर मध्य प्रदेश में जो आपकी राजनीति है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? और आने वाले दिनों में जिस तरह से बार बार आपने बात कही कि चेहरों में बदलाव ज़रूरी और होगा भी, क्या ये कोई परिवर्तन का संकेत है और आप मध्य प्रदेश में कहीं कोई नेतृत्व की भूमिका में आने वाले दिनों में नजर आएंगे? देखिए, मैं उस तरह के ज़मीनी नेताओं में अपने को नहीं मानता हूँ कि जो पूरे प्रदेश की राजनीति के हिसाब से इतनी बड़ी किसी भूमिका के बारे में सोचें। आप जानते हैं मैं मूलतः पत्रकार हूँ और आज भी मूलतः पत्रकार हूँ, तो मेरा ज़्यादा काम लिखने पढ़ने संबंधी उस तरह की चीज़ों में होता है और उसी में मेरी बहुत दिलचस्पी भी है। इंदौर मेरा घर है, तो मैं आता जाता हूँ। इंदौर में मेरी राजनीतिक सक्रियता भी है। लेकिन खबर चलती है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, कभी लोकसभा का चुनाव, तो कभी पता चलता है प्रदेश में। अब अगर मुझे मौका मिलता है, पार्टी ऐसा समझती है कि मैं भी एक अच्छा उम्मीदवार हो सकता हूँ, तो ज़रूर लड़ना चाहूँगा। क्यों नहीं लड़ना चाहूँगा? मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रियता का सवाल है, तो प्रदेश भर में मैं जाता आता रहता हूँ और अब भी अगर मध्य प्रदेश में मुझे कोई भूमिका निभाने का मौका दिया जाएगा तो मैं ज़रूर उसके लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में ही बैठकर काम करूँ, कांग्रेस के
नेशनल हेडक्वार्टर में ही बैठ के काम करूँ। यहाँ कोई भूमिका दी जाती है, मैं यहाँ बैठकर काम करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ दी जाती है, वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा खाली एक ही मकसद रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, क्योंकि मैं जब पत्रकारिता में भी था, देखिए मुझे मेरी जो विचारधारा है, बिल्कुल मुझे उस विचारधारा के हिसाब से काम करने के लिए या अपना जीवन गुजारने के लिए किसी राजनीतिक मंच की ज़रूरत नहीं है। मैं जब पत्रकारिता में भी था तो मैं उसी तरह का लिखता था, उसी तरह का पढ़ता था जो उस विचारधारा को पुष्ट करे। क्योंकि कांग्रेस उस विचारधारा से पूरी तरह सामंजस्य रखने वाला राजनीतिक दल है, इसलिए जब मैंने पत्रकारिता छोड़ी तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। बिल्कुल। तो अब मैं तो उसी विचारधारा का हूँ। कांग्रेस में किसी पद पर रहूं, कांग्रेस में किसी पद पर न रहूं, कांग्रेस में रहूं, कांग्रेस में न रहूं, उससे तो मेरी विचारधारा वो नहीं होती। तो मुझे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जहां भी पार्टी जिस काम में लगाना चाहती है वो करने के लिए मैं सहर्ष तैयार हूं। लेकिन ये जो रोजमर्रा की उठापटक, टांग खिंचाई वाली राजनीति, एक दूसरे को गिराकर ऊपर आने की राजनीति, चापलूसी की राजनीति, साम दाम दंड भेद की राजनीति, चुगलखोरी की राजनीति, परिक्रमा की राजनीति, ये मेरे बस की न कभी थी न आगे भी रहेगी। अब अगर उसमें मुझे राजनीति में कुछ जिसको उपलब्धियां कहते हैं जी हो तो ठीक है, और नहीं हो तो ठीक है। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। आपने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी आपके जवाब जो हैं पसंद आए होंगे। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव श्री पंकज शर्मा जी, जो कि बता रहे थे कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी के कैसे हैं हाल। न्यूज़ टॉक में आज इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ, फिर एक नई हस्ती और शख्सियत के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।